हम्म सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हमारी बात होगी निबंध पर। किस पर? निबंध पर, है ना। निबंध के सिलेबस से आप सभी परिचित होंगे। हम लोगों ने जब सिलेबस की चर्चा की थी तब हमने निबंध के सिलेबस की भी चर्चा की थी। अब यहाँ पर आज कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका जो निबंध का पेपर है आरओ का, वो कितने अंकों का होने वाला है? 120 अंकों का, है ना। हिंदी का जो पेपर होगा आपका निबंध का, वो कितने अंकों का होगा? 120। हाँ, कितने अंकों का होगा? 120 अंकों का, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको 3 निबंध लिखने हैं। कितने निबंध लिखने हैं? 3 निबंध लिखने हैं। और इन तीनों निबंधों में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3-3, ठीक है। 3-3 कैसे मिलेंगे? ये एक निबंध का खंड है आपका, जिसमें साहित्य और संस्कृति से संबंधित विभिन्न प्रकार के निबंध कोई भी एक रखा रहेगा। इसमें हम क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पूछा जा सकता है, अब तक कैसा पूछा गया है, क्या दायरा रहा है और आगे किस प्रकार से सवाल यहाँ से बन सकते हैं, इन सब की चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो यहाँ पर साहित्य और संस्कृति क्षेत्र से कई प्रकार के निबंध पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे अभी हम बात करेंगे। रही बात सामाजिक क्षेत्र की, तो सामाजिक क्षेत्र का जो दायरा है आपका कैसा है? बहुत बड़ा हुआ है। सामाजिक क्षेत्र का दायरा कैसा है? बहुत बड़ा हुआ है। कहने का अर्थ ये, यहाँ पर जाति से, जनजाति से लेकर के महिला और दिव्यांग जन, है ना, हर प्रकार के क्षेत्र से यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है सामाजिक स्तर पर, ठीक है। होने वाले लाभ, नुकसान और जिस भी प्रकार की कुछ नियम अधिनियम होते हैं उनका दुरुपयोग आदि के बारे में आपसे जो वर्तमान परिदृश्य उससे संदर्भित भी और उससे पहले से भी कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो जो सामाजिक क्षेत्र है इसका दायरा बहुत बड़ा है और ये आसान है, बहुत टफ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा डाटा जुटाना होगा और आपको फिर इस सामाजिक क्षेत्र से पूछे जाने वाले निबंध में कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर अगला क्षेत्र है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र का भी दायरा देखा जाए तो बड़ा है और यहाँ से भी अलग अलग संदर्भों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बदलते राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आने वाले जो 2047 तक का जो हमने टारगेट तय किया है सरकार के द्वारा, उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, उन सबसे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकतंत्र से लगातार आपसे आरओ में यहाँ पर निबंध पूछा जा रहा है लोकतंत्र के संदर्भ में, ठीक है। तो लोकतंत्र का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके जन्म से लेकर उसके विस्तार तक की जो पूरी कहानी है, परिपक्व लोकतंत्र क्या होता है, उदारवादी लोकतंत्र क्या होता है, समाजवादी, अलग अलग तरीके के लोकतंत्र होते हैं, उन सबके अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लोकतंत्र से बेटर कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं है। बढ़िया से अगर आए तो कभी लिखना, और अगर क्लियर नहीं है तो फिर अन्य क्षेत्रों की ओर आप जा सकते हैं। तो यहां से राजनीतिक क्षेत्र से आपसे वैसे ही जैसे सब क्षेत्रों से तो अलग अलग प्रकार के यहाँ के निबंध हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा खंड है, तो ये 3 निबंध पूछेंगे। इन 3 निबंधों में से आपको एक निबंध को लिखना है। अब यहाँ पर अगला जो दूसरा खंड है, यहाँ पर आपसे विज्ञान तकनीकी से रिलेटेड, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, और एक यहाँ पे पर्यावरण शब्द को भी जोड़ दिया है। पर्यावरण शब्द से आशय आपका क्या? विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय घटनाएं। अब ये प्रदूषणकारी भी हो सकती है, प्रदूषणकारी भी हो सकती है, हरित ऊर्जा से संबंधित भी हो सकती है, सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा से भी हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग दायरों से आपसे यहाँ के क्षेत्र से भी प्रश्न बन सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भी आपसे कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। चंद्रयान 3 के संदर्भ में बन सकते हैं, भारत की अंतरिक्ष व्यवस्था के संदर्भ में बन सकते हैं, ज्ञान तकनीक केंद्र के रूप में भारत की क्या स्थिति अब हो चली है या भविष्य में क्या होगा, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, इनसे संदर्भित भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ से भी आप देखेंगे यहाँ का भी दायरा आपको काफी बड़ा मिलता है। रही बात आर्थिक क्षेत्र की, तो आर्थिक क्षेत्र में जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी
जितनी योजना है या जितने काम पहले हो चुके हैं उनसे संदर्भित आपसे किसी योजना का विश्लेषण करने के लिए बोला जा सकता है। उसके सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्षों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। भारत ने जो आजकल 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना देखा हुआ है उसकी क्या संभावनाएं और चुनौतियां हैं, इनसे संदर्भित आपसे यहाँ से जो है निबंध वो बन सकते हैं। रही कृषि व्यापार की बात, तो इसमें होने वाली जो नई नई प्रौद्योगिकियां हैं उनके संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है। किसानों की समस्याओं के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है। आजकल किसानों के जो आंदोलन है वो काफी बढ़ चुके हैं, उनके संदर्भ में पूछा जा सकता है। एमएसपी के संदर्भ में पूछा जा सकता है। भारत के आयात निर्यात के संदर्भ में आपसे यहाँ से निबंध बन सकते हैं और बनने की पूरी पूरी संभावना है। अब यहां से भी आपको क्या करना होगा, एक निबंध का चयन करना होगा और आपको लिखना होगा। रही बात तीसरे के संदर्भ में, तो यहाँ पर भी आपको 3 निबंध मिलेंगे। एक तो हो गया आपका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से, जैसे G20 जैसी आपसे चीजें पूछी जा सकती है। भारत मंडपम से संबंधित आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो सभा सम्मेलन होते हैं उनसे संबंधित राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में पूछा जा सकता है। नक्सलवाद से संबंधी आपसे चीजें पूछी जा सकती है। यहाँ पर जो अभी युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध की ओर भारत जा रहा है, इजराइल के साथ जो फिलिस्तीन के युद्ध चल रहे हैं, इन सब संदर्भ में आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में एक देश एक चुनाव के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है। मणिपुर हिंसा के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है। सांप्रदायिकता का बढ़ता जो स्तर है उससे आपसे पूछा जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता क्या आज हम भूल चुके हैं, इससे आपसे पूछा जा सकता है कि आज वर्तमान दौर में ये प्रासंगिक रह गई है। इस तरीके से आपसे यहाँ से निबंध बन सकते हैं। रही प्राकृतिक आपदाओं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, कोई ना कोई आपदाएं वर्ष में 1 2 3 आपदाएं बनी ही रहती है। बाढ़ लगभग बाढ़ है ये, है ना, बाढ़ बनी ही रहती है। भूस्खलन अभी वायनाड में हुआ ही है। चक्रवात आते ही रहते हैं। विपर्जय का आपने नाम सुना ही होगा, विपर्जय, तौकते, है ना, ये सब चक्रवात आते ही रहते हैं। भूकंप के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है। भारत में जो अभी दिल्ली में कुछ समय पहले झटके वगैरह महसूस हो रहे थे, या जो पुरानी भूकंपीय घटनाएं हुई है, जो त्रासदी हुई है, उन भुज की हो गई, आपकी एमपी की हो गई, है ना, कच्छ की हो गई, इनसे आपसे प्रश्न बन सकते हैं, बराबर बन सकते हैं। ठीक है, सूखा के संदर्भ में भी। और इसके अलावा अगला जो तीसरा है वो है राष्ट्रीय विकास योजना। राष्ट्रीय विकास योजना मतलब आपसे विभिन्न प्रकार की योजना, जैसे पीएम इंटर्नशिप योजना में क्या भविष्य की संभावनाएं हैं, इससे पूछा जा सकता है। मनरेगा के संदर्भ में सवाल पूछा ही गया है और भविष्य में भी हो सकता है कुछ इसके आगे पीछे पूछा जाए। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में काफी बड़ा चला, ये अब 2.0 चालू हो गया है, तो इसके संदर्भ में भी, पीएम आवास के संदर्भ में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सिकल सेल रोग के खिलाफ जो सरकार अभी अभियान चला रही है उनके संदर्भ में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी जितनी विकास संबंधी योजनाएं रही हैं जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, लोगों का जीवन विकसित हुआ है, उससे संबंधित आपसे निबंध पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार एक निबंध आपको यहाँ से भी लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि एक क्षेत्र दे तो दिया है आपको, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु, लेकिन जो इनका दायरा है वो कितना बड़ा है, तो इस बड़े दायरे को ही आपको कवर करना है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं कि यहां देखने से तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन जब आप आरओ के पुराने प्रश्न पत्रों, मेंस के प्रश्न पत्र देखोगे और उसके मेंस में जो निबंध पूछे गए हो उनको देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये आपसे निबंध पूछे जा रहे हैं। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं, आप ये बताओ। है ना। अब यहाँ पर अगला जो स्टेप है आपके लिए वो ये है कि पहले आप पुराने निबंध देखो। ये 2013 का आपका पेपर है। 2013 के पेपर में आपसे क्या क्या निबंध पूछा गया आप देखिएगा।
पहला जो आप देख रहे हैं पहले खंड में जहां पर साहित्य और संस्कृति वाला था खंड का, उसमें आपसे क्या पूछा गया है, साहित्य और प्रौद्योगिकी का अंतर संबंध बताओ। अब सोचो, साहित्य और प्रौद्योगिकी का आपको अंतर संबंध बताना है। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? चाहिए होगी भाई, बिना प्रैक्टिस के ये संभव नहीं है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा, मानव व्यापार, ट्रैफिकिंग और बलात्कार। अब ये सामाजिक क्षेत्र का मुद्दा है, यहाँ पर मानव दुर्व्यापार और क्या बलात्कार के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए भी आपको डाटा जुटाना पड़ेगा, आपके पास डाटा होना चाहिए, बलात्कार से संबंधी भी आपके पास डाटा होना चाहिए, कानूनों की जानकारी होना चाहिए, तभी तो आप इसको 600 शब्दों में यहाँ पर समाहित कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये एक निबंध है। अगला है आपके, भारत के धुर उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए विशेष वैधानिक व्यवस्था का औचित्य आपसे पूछा जा रहा है। जो वैधानिक व्यवस्था, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हमारे जनजातीय इलाकों के लिए की गई है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई इलाकों के लिए की गई है, वहां पर कई कानूनी नियम जो हमारे देश के अंदर राज्यों में लागू है, वो वहां पर कई क्षेत्रों में लागू नहीं है, और लागू कराने का अधिकार भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो ये जो इनके लिए अलग से विशेष वैधानिक व्यवस्था की गई है, इसका क्या औचित्य है, यही आपसे पूछ रहा है। क्यों ऐसा किया गया, वहां की आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं, क्या वहां की स्थिति रही है, इतिहास वहां का क्या रहा है, क्यों हमने ऐसा किया है ना। तो इस तरीके से आपसे देख रहे हो, ये हो गया आपका कौन सा क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, है ना। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला आप देखेंगे खंड 2 में आपसे क्या पूछ रहा है, खंड 2 में आपसे क्या पूछ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण। खंड 2 में क्या है, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, जिसमें आपसे क्या पूछ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण का मूल कारण क्या है, मूल कारण है वैचारिक प्रदूषण। मतलब पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है उसका मूल कारण है वैचारिक प्रदूषण, यानी कि विचारों का प्रदूषण। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई पन्नी यूज कर रहे हैं और हम उसको कहीं पर भी ले जाकर के फेंक दे रहे हैं, या हम देख रहे हैं आसपास पन्नियों का काफी कचरा मौजूद है और उस कचरे को इकट्ठा करके हम जला दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण ही तो हो रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे विचार ही तो है, जिसको हमने क्या किया, उस पर कार्य किया, और उससे क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी को, हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। यानी कि जो ये प्रदूषण हो चला है। और एक और चीज ये कि जैसे कि लोगों को आजकल हर किसी को गाड़ी चाहिए, सार्वजनिक परिवहन का लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। आज आप देखेंगे एक मजदूर के पास भी गाड़ी है, चाहे टू व्हीलर ही क्यों ना हो, तो उसके पास भी गाड़ी है। लोग सार्वजनिक परिवहनों को इस्तेमाल नहीं करना पसंद करते हैं, है ना। तो इससे क्या है, ये हमारा विचारित थॉट ही तो है कि यार हम पे भी एक गाड़ी होना चाहिए, यार हम पे भी एक गाड़ी होना चाहिए, हम सार्वजनिक परिवहन में क्यों जाए, नहीं जाना है, इमेज डाउन होती है। तो ये सब क्या है, हमारे विचार ही तो है, और ये हमारे विचार ही किसको फैला रहे, प्रदूषण को फैला रहे, है ना। तो इस तरीके से आपको चहुतरफा सोच डेवलप करनी होगी, तब आप इन टॉपिक पे निबंध आसानी से लिख देंगे। इसके अलावा खुदरा बाजार में विदेशी दस्तक, ये आपके आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड हो गया है। अगला है भारत में किसानों की तकलीफें एवं विडंबनाएं। क्या, भारत में किसानों की तकलीफें एवं विडंबनाएं, तो कृषि और व्यापार क्षेत्र से ये रिलेटेड है। आज के वर्तमान परिदृश्य में भी अगर ये लिख दिया जाए कि भारत में ये निबंध दे दिया जाए कि भारत में किसानों की तकलीफें एवं विडंबनाएं, तो आज भी ये निबंध प्रासंगिक है। आज भी हम इस पे वर्तमान परिदृश्य को जोड़ करके, या प्राचीन समय में जो हुआ है और जो ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर किसानों की आत्महत्या के मामले ज्यादा है, उन सबको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। और वर्तमान परिदृश्य में भी ये सारी चीजें हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये आज भी कुछ निबंध है जो प्रासंगिक है आज के दौर के हिसाब से, तो इस पर भी आप आसानी से लिख सकते हो, बशर्ते अब हमको धीरे धीरे एक एक दायरा हमारा निबंध के संदर्भ में बढ़ाना पड़ेगा, या एकाएक प्रीलिम्स के बाद आपको ये तैयार करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसलिए आपको ये सारी चीजें अभी से तैयार करते चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगले खंड का निबंध देखो, उस समय चूंकि ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से पूछा गया है, तो क्रीमिया का जो मामला अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में
इसके क्या लाभ है, लाभ तो खैर कुछ नहीं होंगे, हानियां ही होगी, हानियां ही होगी। अन्य देशों के साथ जो जो देश इनसे जुड़े हुए हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, इन पे खुद क्या प्रभाव पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या इसका असर होगा, ये सारी चीजें आप ऐसे ही आज वर्तमान जो युद्ध चल रहा है इजराइल का, ठीक है, फिलिस्तीन फिलिस्तीन का आप देख रहे हैं, है ना, गाजा वगैरह, है ना, गाजा वगैरह, ये सब जो चल रहे हैं, रूस अभी भी कर ही रहा है, अमेरिका अमेरिका भी कहीं ना कहीं जाकर के सक्रिय हो ही जाता है, अफगानिस्तान का जो मामला है, अफगानिस्तान का जो मामला है, ठीक है, साथ ही बांग्लादेश का जो मामला है, यहां से आपसे आसानी से प्रश्न बन सकते हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहां से बन सकते हैं, हमारे भारत के संदर्भ में और बन सकते हैं। सांप्रदायिकता बढ़ रही है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, पहले भी थी और अभी भी है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता पे सवाल, धर्म निरपेक्षता पे सवाल खड़े होने लग गए हैं, कोर्ट में मामले जा रहे हैं, इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये चीज जाकर के आपके राजनीतिक परिदृश्य से भी जुड़ सकती है, राजनीतिक परिदृश्य से भी जुड़ सकती है, और ये करंट का मामला भी हो सकता है, करंट का मामला भी ये हो सकता है ना। तो इस तरीके से हमको हर चीज के लिए पहले से तैयार रहना है। अगला जो इसका था आपका प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा में सिर्फ भूस्खलन और ये सब ही नहीं आता है, बल्कि इसमें अतिवाद, माओवाद, नक्सल पंथ, इन सब के द्वारा जो उत्पन्न रक्त क्रांति होती है, क्यों, क्योंकि ये हिंसा करते हैं, है ना, ये हिंसा करते हैं, इसलिए इनके द्वारा जो उत्पन्न रक्त क्रांति की अवधारणा है, उन सब का क्या अस्तित्व है, उनसे कैसे जनजीवन प्रभावित होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे मणिपुर में अभी दो समुदाय आज भी लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, आपस में हिंसा करे हुए हैं, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है, एक दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत लेने पर उतारू है। तो वहां पर ये जो चीजें हैं ये कैसे निर्मित हुई, वहां पर क्या विचारधाराएं चलती है, दोनों की अपनी अपनी क्या विचारधाराएं, दोनों के मध्य क्या संघर्ष है, इस प्रकार के सवाल भी किसको जन्म देते हैं, आपदा को जन्म देते हैं, और उसमें उससे संदर्भ में भी आपसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है ना, याद रखना। अगला है मनरेगा का संशोधन जरूरी है, मनरेगा का संशोधन जरूरी है, मनरेगा से संबंधित भी कई सवाल बनते हैं, मनरेगा का संशोधन जरूरी है, मनरेगा की सामाजिक आर्थिक विकास में क्या भूमिका रही है, ठीक है। 2015 में एक लिस्ट आई थी, हालांकि इस पे मैंने निबंध बनाया हुआ है, इसको अभी हम लोग आगे चल करके देखेंगे। तो ये 2013 का आपका पेपर है जो इस तरीके से आया। ऐसे ही आप और वर्ष के पेपर अगर देखें तो यहाँ पर 2016 का एक और पेपर है ना, 2016 में किस प्रकार के निबंध पूछे गए हैं, 2016 में अगर आप देखेंगे तो आपसे किस प्रकार का निबंध पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है, साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि। हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपका सर ही देखेंगे, मैं थोड़ा कम देखूंगी इसलिए मेरी उतनी पकड़ नहीं है, तो ये जो टॉपिक है ये मुख्य तौर पर सर ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। वो आपको इस टॉपिक के संदर्भ में क्या क्या आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है, वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। फिर भी आप समझ रहे हैं कि साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है, ऐसा आपसे निबंध पूछा गया है। अगला है वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता, युवकों की रचनाशीलता, वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता मतलब वर्तमान समाज में जो युवक रचनाशील हो रहे हैं, नए नए तकनीकी नई नई प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं, नई नई चीजों का विकास कर रहे हैं, है ना, नई नई चीजों का क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो इन सब के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कैसे रचनाशीलता में हमारी रैंकिंग, भारत की रैंकिंग लगातार बढ़ रही है, उसका आप इसमें इंक्लूडेशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप इनमें डाल सकते हैं। अगला है वर्तमान लोकतंत्र की दशा और भावी स्वरूप, मतलब वर्तमान में लोकतंत्र की क्या स्थिति है भारत के संदर्भ में ही। हालांकि आपको थोड़ा सा झुकाव अपना रखना है, विश्व के स्तर पर आपको नहीं जानना है, क्योंकि हर देश में अलग अलग तरीके से, क्योंकि वहां की जो स्थिति रही थी, वहां का जो इतिहास रहा था, उसके आधार पर ही वहां पर लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाया गया है। ऐसे ही भारत का अपना एक इतिहास रहा है, तो भारत ने अपने स्तर पर लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाया है। तो आपको उसको दिमाग में रखते हुए, उसको ज्यादा ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के निबंधों को आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक तरीका, है ना।
अगला है खंड, आप देखेंगे खंड 2। अब इनमें से किसी एक को आपको चयन करना है और लिखना है ना। अगला है खंड 2। यहाँ पे क्या पूछा गया, पर्यावरण प्रदूषण ही महामारियों का मूल है। पर्यावरण प्रदूषण ही महामारियों का मूल है। अब आप ये 2020 में हुआ था, ये मेंस का पेपर 2021-20 में हुआ था मेंस का पेपर। तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण यानी कि इसका कहा जा रहा है, पूरा एंगल ही किसको दिया है, कोरोना का दिया है। कोरोना महामारी आई थी 2019 लास्ट में, है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रदूषण है जिससे सूक्ष्म जीवों का विकास होता है नए नए प्रकार के, और उनसे नई नई बीमारियां, तो ऐसे आप इनको अलग अलग स्तर पर क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। ठीक है, हालांकि जब हम होल टॉपिक पढ़ेंगे तो ऐसे हम हर प्रकार के हर क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपसे निबंध का जो एक एनालिटिकल आपके दिमाग में बना रहे, उससे आप, अगर आपके सामने कोई चुनौती भरा निबंध भी आ जाए तो आप इतना पढ़े हुए हो कि आप सोच समझ करके उस निबंध को लिख सके। ठीक है, वैसे तो हम ऐसे ही क्षेत्र, ऐसे ही टॉपिक तैयार करेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि वो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, लेकिन बशर्ते कभी कभी चुनौती आ जाती है इंसान के सामने। तो वैसी कभी चुनौती आए तो इतना आप तैयार हो जाओगे कि अलग से अगर कुछ नया टॉपिक भी आ रहा है तो आप तोड़ मरोड़ के एक ही निबंध तो लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे किसी क्षेत्र का एक ही तो लिखना पड़ेगा, बाहर टॉपिक में तो चुनौती आएगी नहीं, किसी एक जगह आएगी, तो उससे निपट लेंगे, है ना। अब यहाँ पर अगला देखो, कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट और उसके दुष्परिणाम। कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट और उसके क्या है, दुष्परिणाम, ये आपसे पूछा गया है सीधा। ये तो सभी राज्य सरकारें लेकर के चली है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन सभी राज्य सरकारों में कोरोना से संबंधित क्वेश्चन आ ही है। एमपी में तो अब तक आते हैं मेंस में। ठीक है, चलो अगली बात है कृषकों की समस्याएं और उनका निदान। किसानों की जो समस्याएं हैं ये आज भी प्रासंगिक है, वर्तमान में भी देखेंगे वही समस्याएं मौजूद है जो पहले मौजूद थी। हाँ, हालांकि आर्थिक स्तर पर उनको कुछ सहायता जरूर मिल रही है केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सामने समस्या है। आज भी आत्महत्या की दर कम नहीं हुई है ना। तो उन सब के कारण पूरा डाटा अपने को जुटाना पड़ेगा ये सारे निबंध लिखने के लिए। तो हम जितने आए हुए हैं यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, लगभग जो आपके दायरे में है वैसे वाले निबंधों को हम लिखेंगे। आरओ के जितने निबंध आए हैं उनको भी हम सबको लिखने का प्रयास करेंगे। इससे आप परीक्षा में आने वाले निबंधों के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे, भटकेंगे नहीं आप, है ना। तो यूपीपीसीएस में जो निबंध पूछे गए, आरओ में जो निबंध पूछे गए, यूपीएससी में जो निबंध पूछे गए हैं, उस प्रकार के निबंध जो आपके दायरे में है, जो सिलेबस में है, उस प्रकार का निबंध हम यहाँ पर हर प्रकार का कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला है देखो, भारत चीन सीमा विवाद, विभिन्न परिनीतियां, चलता ही रहता है। नई शिक्षा नीति 2020 में ही आई थी, इसकी उपादेयता और क्रियान्वयन की समस्याएं क्या है, अभी भी कई राज्य सरकारें इसको लागू नहीं कर पा रही है। हर बार अगला सत्र बोल करके 2 साल से 3 साल से इसको टाला जा रहा है ना। तो क्या है, क्या समस्या आ रही है इसको लागू करने में, क्यों अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है कि नई शिक्षा नीति को सही से लागू किया जाए। तो इसकी समस्याएं भी बताना है, कैसे उपयोगी है ये भी बताना है, इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा ये भी बताना है, और क्रियान्वयन करने के लिए कौन कौन सी चुनौती आएगी और उसका सामना कैसे कैसे किया जाएगा, ये सब भी यहाँ पर हमको चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग बकायदा क्या करेंगे, निबंध लिखेंगे। ठीक है, अगला है स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता। क्या पूछा, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता। तो स्थानीय स्तर का अपने पास डाटा हो, रोजगार सृजन संबंधी जितनी योजनाएं चलाई गई है उनका हम जिक्र करेंगे, वो कितनी सफल हुई कितनी असफल हुई, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप क्या करेंगे, निबंध में धीरे 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 आप निपुण होते चलेंगे। और जब आप देखेंगे कि जब वाकई में आप वहां निबंध देने के लिए बैठे हो तो आपकी जो स्थिति है खुद अपने आप में आप अपने आप को क्या पाओगे, बेहतर पाओगे। तो ये तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, है ना। जो समय मिला है वो आपको बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है। 100-120 दिन हमारे पास पूरे है। अब तक आपने सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ा होगा, मैं जानती हूँ मेंस की तरफ कोई रुझान नहीं होगा, इसलिए अब अपना कुछ हिस्सा मेंस को, अपने समय का कुछ हिस्सा मेंस को देना शुरू कर दे, ताकि आरओ में सिर्फ आप प्रीलिम्स निकाल कर ना रह जाएं, मेंस क्वालिफाई करे और सिलेक्शन ले और अपनी एक जो सीट है उसको अपनी पक्की करे।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब स्मार्ट स्टडी करनी है। तो ये हो गया आपका 2016 का, तीनों खंड से आपको एक एक प्रश्न लिखना है ना। अब अगला है, सॉरी, अगला है 2017 का पेपर। किसका है? 2017 का पेपर। अब 2017 के पेपर को अगर आप देखोगे तो इससे खंड 1 में आपसे क्या सवाल पूछा गया है, क्या निबंध है? संस्कृति, साहित्य और समाज के अन्योन्यश्रित संबंधों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो इस पे आपको विचार करना है, मतलब आपको पहले तो चीजें जुटानी है, समझना है, उसके बाद ही आप। अगला निबंध है राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से कश्मीर है ना, कश्मीर, कश्मीर राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से कश्मीर समस्या पर विचार करें। ठीक है, चूंकि अब कश्मीर का मतलब कश्मीर अब अलग नहीं रहा, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो क्यों इसका मेन मुद्दा तो यही था ना गवर्नमेंट का, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की सुरक्षा ही तो मुद्दा था, यही तो सबसे बड़ी बात थी। इसलिए तो हमने कश्मीर को अब भारत में शामिल कर लिया, मतलब पहले से वो भारत ही का हिस्सा था, लेकिन जो उसके अलग से प्रावधान थे वे सारे समाप्त हो गए हैं। तो क्या उसका प्रावधान था, उसके इतिहास से लेकर वहां पे क्या क्या समस्याएं थी, उनसे लेकर कैसे आतंकवाद वहां बढ़ रहा था, कैसे फैल रहा था, कैसे स्थानीय लोग परेशान थे, कैसे उनका विकास नहीं हो पा रहा था, उन सब का किस तरीके से वहां लगातार दंगे होते थे, मिलिट्रीज वहां पर इतनी सारी लगी हुई थी, कितनी मौतें होती थी, ये सब डाटा ब्यौरा सहित हमको यहाँ पर क्या करनी है? चर्चा करनी है ना। विचार ही करने बोल रहा है कश्मीर समस्या पर, तो यहाँ पर आपको सारे डाटा सहित चर्चा करनी है। फिर कैसे प्रावधान आया, क्यों लाया गया, क्या उद्देश्य था, जो कश्मीर को हमने सारे प्रावधान वहां के अलग वाले विशेष प्रावधान सारे समाप्त कर दिए और उसको भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, आगे क्या संभावना है, आगे क्या और चुनौतियां आ सकती है कश्मीर समस्या पर या कश्मीर को लेकर, ये सारी चीजों को आपको यहाँ पर बराबर से जिक्र करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया, सब सीखोगे, घबराओ मत, ये सब मैं बोल रही हूं तो सुन के किसी को भी ना डरना है ना घबराना है, ये सारा डाटा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मेरी है, हमारी है। ठीक है, आपको सारा डाटा मिलेगा और वर्तमान डाटा मिलेगा, ऐसा नहीं कि पुराना, पूरा वर्तमान डाटा मिलेगा कि वर्तमान में क्या कैसी स्थिति रही है किसी चीज की। ठीक है, तो आप घबराओ मत, सब होगा। भारत की मौलिक एकता क्या है? भारत की मौलिक एकता राजनीतिक संदर्भों में ये है, मौलिक एकता क्या है, इसकी उदाहरण सहित आपको क्या करनी है? विवेचना करनी है। ठीक है, अगला है खंड आपका खंड 2। खंड 2 में आपसे क्या निबंध पूछा गया? विज्ञान, विज्ञान जैसे, जैसे है, विज्ञान जैसे विकास का कारक है वहीं विनाशक की भूमिका भी निभाता है, क्यों और कैसे, इस पर विचार कीजिएगा। इस पर तो पूरा निबंध ही मैं दूंगी, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है और ये बार बार आगे पीछे घुमा घुमा करके आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, विज्ञान जहां विकास करता है तो वहां विनाश भी करता है, या विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है, इस तरीके से आपसे अलग अलग एंगल से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बकायदा पूरा डाटा मिलेगा इसके संदर्भ में। अगला है सामाजिक एकता की दृष्टि से आर्थिक असमानता असहयोगी चिंताधारा का निर्वहन करने लगता है, इस पर विचार कीजिएगा। इस पर मैं भी थोड़ा अच्छे से विचार करूंगी, उसके बाद इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मतलब पूरा निबंध ही हम सारे निबंध लिखेंगे, है ना, तो इसको भी हम लिखेंगे, तब मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करूंगी। अगला है भारतीय किसान नीति की समकालीन चुनौतियों पर प्रकाश डाले। बार बार देखो, कृषि और व्यापार से किसान को ही पूछ रहा है, कृषि और व्यापार से मजदूर हो गया, किसान हो गया, यहीं से कृषि हो गई, कृषि संबंधी समस्या हो गई, कृषि की जलवायु जो मानसून की कृषि में क्या महत्ता है, कुछ इस प्रकार से, तो इस तरीके से आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। अच्छा, और ये सब चीजें हमको नया डाटा भी मिलता है, योजना कुरुक्षेत्र में जल्द ही पढ़ाना शुरू करूंगी, है ना, तो निबंध के लिए अपने को कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा नए डाटा के लिए, और वर्तमान में कौन कौन सी चीजें चल रही है उससे अपन योजना कुरुक्षेत्र के आधार पर अपन अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से आपसे निबंध बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सब चीज योजना कुरुक्षेत्र जल्दी शुरू होगा, हफ्ते में 2 क्लास रहेगी योजना कुरुक्षेत्र की। ठीक है, दोनों की। तो जब आप कुरुक्षेत्र पढ़ोगे तो ये ग्रामीण आत्मनिर्भरता, ग्रामीण अवसंरचना, है ना, जनजातियों के विकास, समाज में जनजातियों की भूमिका आदि, किस तरीके से सरकार की जो कुछ ग्रामीण योजना है कैसे फल फूल रही है, कैसे काम कर रही है, ये सारी चीजें, योजना
योजना में ज्यादातर, योजना जो बुक है उसमें ज्यादातर विज्ञान प्रौद्योगिकी के टॉपिक काफी अच्छे आते हैं। भारत जो अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ता है, चाहे अंतरिक्ष में बढ़े, चाहे साइंस के क्षेत्र में बढ़े, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में बढ़े, उन सबसे संबंधित भी काफी अच्छा अच्छा डाटा और संकलन आता है। उन सब की चर्चा हम बकायदा करेंगे। हाल फिलहाल एक योजना है अभी इस साल की लास्ट ईयर की, जिसमें पूरे वर्ष की समरी दी गई है, उसमें भी काफी अच्छे पॉइंट दिए गए हैं। आप लोग 22 तारीख को फ्री हो जाइएगा पीसीएस वाले सारे एग्जाम देकर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक से क्या करेंगे, योजना की जो समरी है वो तो अभी मैं पढ़ा दूंगी, फिर जनवरी से जो न्यू रहेगी अपनी उसको। हालांकि पिछले वर्ष की भी कुछ योजनाओं को मैं देखूंगी, कुरुक्षेत्र को देखूंगी, जो टॉपिक अपने निबंध से रिलेटेड लगेंगे वो सारे टॉपिक को मैं यहाँ पर आपको क्लास में ही कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो हफ्ते में 2 बार अपनी योजना और कुरुक्षेत्र की भी क्लास चला करेगी, तो आप इस चीज के लिए भी निश्चिंत रहें। ठीक है, अगला जो है आपका वो है प्राकृतिक आपदा नीतियों के प्रारूपों पर आपको चर्चा करनी है, विचार करना है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा जो नीतियां बनाई गई है उन कैसी है, कैसे काम कर रही है, नक्सलवाद और भारतीय बुद्धिजीवियों के अंतर संबंधों पर प्रकाश डालना है, भारतीय एकता को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देशों से मिलने वाली चुनौती और समाधान विषय पर विचार कीजिए। अभी बांग्लादेश के संदर्भ में ये जो है ये प्रासंगिक निबंध है। पाकिस्तान के संदर्भ में हमेशा ये प्रासंगिक ही होता है। श्रीलंका जो आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इसके संदर्भ में भी देखा जाए तो ये प्रासंगिक है। ठीक है, इसके अलावा चीन जो गलियारे बना रहा है, चीन के साथ जो हमारी झड़प होती रहती है, उसके संदर्भ में भी ये जो है निबंध आज भी प्रासंगिक है। तो जो ऐसे निबंध टॉपिक इसमें आए हैं जो वर्तमान परिदृश्य के अनुसार आज भी प्रासंगिक है, आज भी जीवंत है, उनको तो हम जरूर जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहना, है ना। अगला है यहाँ पर नेक्स्ट जो है 2021 का जो हुआ था आपका पेपर, इसमें है, अब फटाफट बोल देती हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, है ना। फिर क्या है कि एक एक निबंध भी हमको चर्चा करनी है, तो थोड़ा सा, हाँ देखो 2021 का जो ये है, इसमें है आपका साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध। यहाँ से एक जैसे पूछे जा रहे हैं, एक प्रकार का एक पैटर्न बना लिया है साहित्य संस्कृति का, तो उससे जो होल डाटा है हम साहित्य का, संस्कृति का और उसकी समाज का, इन तीनों से जोड़ करके, और सभ्यता का, इन सभ्यता देखो समझो यहाँ पर सभ्यता संस्कृति साहित्य और समाज, इन सबको आपस में अगर हमने जोड़ करके यहाँ के नोट्स बिंदु तैयार कर लिए तो फिर हमको दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक से, वो करवा देंगे आपको, निश्चिंत रहो। शिक्षा और नैतिक मूल्य, इसमें थोड़ा सा इथिकल आपको होना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा इथिक्स की आपको जानकारी होनी चाहिए, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से। तो इसमें इथिक्स वाला पोर्शन कुछ ऐसा है जो आपको कई क्षेत्रों में काम आएगा, तो यहाँ पर कुछ इथिक्स वाली क्लासें भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जो यूपी पीसीएस वालों की मैं लेती हूँ इथिक्स की क्लास। ठीक है, तो आपको कुछ इथिक्स की क्लास भी यहाँ पर प्रोवाइड होगी, ताकि आपको निबंध में उससे सहायता मिले। कुछ है ऐसे होल टॉपिक जो निबंध में बहुत काम आते हैं। ठीक है, अगला है वर्तमान राजनीति का परिदृश्य और उसका भावी प्रभाव। अभी ये तो कभी भी पूछ सकता है, हालांकि 2021 का ही पेपर है, तो ये आज ही के दौर में ये सवाल भी आपका उठ जाता है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और उसका प्रभाव, भावी प्रभाव यानी आने वाला प्रभाव कैसा होगा, क्योंकि राजनीति एकदम से करवट बदली है ना, एकदम से राजनीति ने अपनी करवट बदली है। लोग किस प्रकार से एक दूसरे के समर्थक या एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो जाते हैं, ये हमको देखने को मिला है। आज कोई भी, चाहे मीडिया हो चाहे व्यक्ति हो, आज कोई भी बीच में नहीं है। मतलब राजनीति किसी पार्टी के पक्ष में होना या ना होना, किसी नेता के पक्ष में होना या ना होना, ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है, वो आपका व्यक्तिगत मत है। लेकिन उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को बिना किसी भी भेदभाव के, उसके सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं को तोल मरोड़ के, कहने का मतलब दोनों को आपस में तोल के, उनके द्वारा चलाई गई, चाहे कोई सरकार हो, उनके द्वारा चलाई गई नीतियों का एनालिसिस करना ही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है एक नागरिक के तौर पर। और मीडिया जो हम नहीं समझ पाते, अधिकांश जनता तो पढ़ी लिखी नहीं है,
नहीं है ना। तो जो हम नहीं समझ पाते वो समझाने का काम, वो एनालिसिस करने का काम किसका होता है? मीडिया का होता है। अब यहाँ हमारे भारत में दो प्रकार की मीडिया का जन्म हो गया है। बदलते राजनीतिक परिदृश्य के साथ दो प्रकार की मीडिया जन्म ली है। दो प्रकार की मीडिया कैसे? एक मीडिया जो या तो पूर्ण रूप से पक्ष में है, एक मीडिया जो या तो पूर्ण रूप से विपक्ष में है। दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत है। जो पूर्ण रूप से पक्ष वाले हैं वो भी गलत है, जो पूर्ण रूप से विपक्ष वाले हैं वो भी गलत है। एनालिसिस कोई भी नहीं कर रहा है। वर्तमान सरकार की नीतियों के, वर्तमान सरकार की कार्यों के जो एनालिसिस होना चाहिए वो कोई भी नहीं कर रहा है। जो बात सही है, जो बात अच्छी है तो अच्छी है, जो बात बुरी है तो बुरी है, ये कहने वाला आज कोई भी नहीं है। और जनता भी बिल्कुल इसी तरीके से बटी हुई है, या तो वो एक के बिल्कुल पक्ष में है या तो वो एक के बिल्कुल विरोध में है। एनालिसिस करना सब भूल गए हैं, है ना। तो कभी भी किसी सरकार के क्रियान्वयन को या उसके कार्यकलापों को मापने का मानदंड होता है कि आप उसकी संपूर्ण नीतियों का पूर्ण रूप से एनालिसिस करें, है ना। तो या तो पूर्ण रूप से आप सॉरी, इस तरीके से नहीं चलता है कि जैसे लोग एकदम पक्ष में हो जाते हैं और एकदम विपक्ष में हो जाते हैं। विपक्ष वाले भी बहुत अभद्र टिप्पणी करने लग जाते हैं, पक्ष वाले भी बहुत अभद्र टिप्पणी करने लग जाते हैं। तो इससे इसको राजनीति नहीं बोलते हैं, है ना। वर्तमान जो राजनीति चल रही है इसको राजनीति ही नहीं बोलते। ये तो बहुत बदला हुआ स्वरूप है, बहुत बदला हुआ स्वरूप है ना। तो कभी करेंगे इस पर आराम से, इत्मीनान से चर्चा, है ना। चलो अब यहाँ पर आगे देखेंगे खंड 2 जो आपके सामने है। यहाँ पर कैसे निबंध पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है समसामयिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण परिरक्षण और प्रदूषण निवारण की महत्ता। अगला है गरीबी रेखा की तलाश सामाजिक समता का प्राथमिक प्रयास है। जो आर्थिक परिदृश्य है वहां पर गरीबी, बेरोजगारी, इन सब से सवाल आएंगे। तो इकोनॉमी के जो पोर्शन है, गरीबी, बेरोजगारी, ये जो मेंस लेवल पर जो पढ़ाए जाते हैं पीसीएस वालों को, है ना। जो मेंस लेवल पर यूपीएससी, यूपी पीसीएस वाले पढ़ते हैं, वो वाला जो पोर्शन है गरीबी का, बेरोजगारी का, असमानता का, है ना, ये सारा एंगल आपको वहां से कंप्लीट करना है। तो कई मेंस की क्लासें आपको निबंध समझाने के लिए आपको कई मेंस की क्लासें प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। तो पीसीएस की जो मेंस की क्लासें होती है वो आपको कई क्लासें मिलेगी इस निबंध को समय पर समय दर समय समझने के लिए। हालांकि मैं इंडिपेंडेंटली भी अलग से बात करूंगी, लेकिन उसके बावजूद जब मैं वहां पर पीसीएस की क्लास हो रही होगी मेंस की, तब वो भी आपको कुछ क्लासें मिला करेगी निबंध के लिए। तो हमेशा रेडी रहा करना। भारतीय जनजीवन की विविध चुनौतियां, हमारे जनजीवन में क्या क्या चुनौतियां हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी जा रही है, ठीक है। अगला तृतीय विश्व युद्ध की आशंका, जिस तरीके से देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही है ना, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, उससे तृतीय विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। और इसमें भारत की क्या नीति होनी चाहिए, ये सब, इन सब के लिए योजना कुरुक्षेत्र तो आप पढ़ा ही करो। एक पेपर और आता है, कोई भी एक पेपर लगाए थोड़ा सा ठीक ठाक सा। इस पेपर में जो एडिटोरियल वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर इस प्रकार के मुद्दे आते रहते हैं। जो वैश्विक संकट चल रहा होता है या वैश्विक परिदृश्य में जो घटनाएं चल रही होती है, उसमें भारत का पक्ष या भारत की क्या नीति होनी चाहिए, इस तरीके से कई चीजें आपके उस ट्यूटोरियल में आती है। तो उस प्रकार के ट्यूटोरियल को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। शुरुआत में ऐसा लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन जब आप धीरे धीरे लगातार पढ़ते रहोगे तो आपको उसकी आदत हो जाएगी और फिर आपको वो ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आने लगेंगे, है ना। तो उनको आप थोड़ा थोड़ा अपना हैबिट में लाओ। अगला स्थानीय बनाम भूमंडलीय और प्राकृतिक आपदाएं और हमारी तैयारियां। तो ये सारी चीजें हैं। प्राकृतिक आपदा, आपदा वाला तो एक पोर्शन बिल्कुल हमको रेडी करके रखना है, क्योंकि एक निबंध आ ही रहा है। अगर ये दो निबंध यहाँ से मान लो ये आपके पक्ष में नहीं है, आप नहीं लिखना चाहते, आपको टफ लग रहा है, तो ये तो आपके पक्ष में है, इसको लिख लो, इसको लिख लो, है ना। तो इस तरीके से हमको अपनी तैयारी को लेकर के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जैसे निबंध मैंने बनाया हुआ है। जैसे आपसे एक निबंध पूछा
प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित आपसे निबंध पूछा ही जा रहा है। तो यहाँ पर एक निबंध को अपन थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा क्या, अब यहाँ पर मान लो ये निबंध आपसे पूछा गया, क्या, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं और हमारी सामाजिक राजनीतिक भूमिका। अभी जस्ट इससे पीछे जो आपने एक निबंध पढ़ा कि प्राकृतिक आपदाएं और हमारी तैयारियां, सेम है कि नहीं? शब्दों का हेर फेर है। अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं और हमारी सामाजिक राजनीतिक भूमिका, यानी कि सामाजिक स्तर पर हमारी क्या तैयारी है, राजनीतिक स्तर पर हमारी क्या तैयारी है, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, सरकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए, और ये जो प्राकृतिक आपदाएं इतनी आ रही है उसका कारण क्या है। आ रही बात समझ में? तो हेर फेर होता है सिर्फ और सिर्फ शब्दों का, है ना? किसका? शब्दों का। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसकी क्या बना लो, एक रूपरेखा बना लो। रूपरेखा कई जो टॉपिक होते हैं उनमें रूपरेखा, वैसे तो सभी निबंधों में जनरली अगर आप एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं। हालांकि समय समय पर जब रूपरेखा की मैं बात, निबंध करवाएंगे हम, तो उसमें बराबर आपको हर बार रूपरेखा की मैं तैयारी करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले रूपरेखा में आप क्या डालते हैं? प्रस्तावना हमेशा आपकी कम से कम, जैसे निबंध आपका 600 शब्दों का है तो प्रस्तावना को आप 100 शब्दों की लेकर के चल सकते हैं। 600 शब्दों का है तो प्रस्तावना को आप कितना लेकर के चल सकते हैं? 100 शब्दों का लेकर के चल सकते हैं। उसके बाद वर्तमान युग में, चूंकि प्राकृतिक आपदाओं को पूछा है, तो वर्तमान युग कैसा है आपका? प्राकृतिक आपदाओं का युग है, यानी कि वर्तमान युग में आपको प्राकृतिक आपदाएं जहां तहां देखने को मिल ही रही है, हर प्रकार की, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे वायनाड की बात हो, चाहे आंध्र प्रदेश उड़ीसा के चक्रवात की बात हो, चाहे गुजरात गोवा महाराष्ट्र के चक्रवात की बात हो। तो ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं बनी हुई हैं, और इन पर हमारा कोई जोर तो है नहीं, प्राकृतिक आपदाओं पर हमारा कोई जोर तो है नहीं, हम बस इसके शमन के उपाय कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, और कुछ आपदाएं ऐसी है जिसके लिए मानव ही जिम्मेदार है ना? तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो वर्तमान का जो युग है क्या है? प्राकृतिक आपदाओं का युग है। फिर अगला जो तीसरा बिंदु इसमें पैरा चेंज करके बनेगा, वो प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता के आपको कारण बताने हैं। फिर एक पॉइंट बनाना है कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण, जैसे भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, इनके एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। ठीक है। अगला, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, और अंत में आपको उपसंहार बताना है। इसका अंत में क्या बताना है? उपसंहार बताना है। तो आपको बात समझ में आई कि किसी भी निबंध को लिखने के पहले सबसे पहले आप उसकी प्रस्तावना तैयार कर ले, कि आपको उस पूरे होल टॉपिक का एक ब्रीफ देना है, आपको एक ब्रीफ देना है। ठीक है। पूरी जितना भी आप यहाँ पर बात करने वाले हो उसका आपको 100 शब्दों में एक सार देना, एक सारांश देना है आपको 100 शब्दों में। ठीक है ना? और उसके बाद आप एक एक पॉइंट को खोलते जाएंगे। जैसे आपकी एक डायरी होती है, उस डायरी में ऊपर जिस भी सब्जेक्ट या कोई भी कॉपी होती, किताब होती है, उस किताब में एक समरी दी जाती है कि अंदर किताब के जब आप जाओगे तो आपको ये मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आपने रूपरेखा बना ली, और रूपरेखा बनाने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को अगली स्टेप कौन सी लेना है, अगला कदम मेरे को कौन सा उठाना है, अगला कदम मेरे को कौन सा उठाना है। इससे आपका जो निबंध है वो व्यवस्थित बनता है। और अगर आपने नहीं बनाया है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हर निबंध में हम रूपरेखा को लेकर के चले। ठीक है। तो ये आपकी रूपरेखा हो जाती है 6 बिंदुओं की। अब